आज हम एमकॉम फाइनल ईएफएम में आर्थिक पर्यावरण विषय के अंतर्गत भारत की राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आर्थिक नीतियों के बारे में जाना था और उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण उपकरण है आर्थिक नीति का। तो उस राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं और उसके क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होते हैं, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। राजकोषीय नीति का अर्थ है स्थिरीकरण या विकास के लिए सरकार द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग। कुलबर्टस्टोन के अनुसार राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कार्यवाही द्वारा इसकी प्राप्तियों और व्ययों को प्रभावित करना है, जिसे आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में मापा जाता है। यह अधिशेष या घाटे के रूप में होती है। तो सरकार सार्वजनिक व्यय और करों के द्वारा व्यक्तिगत आय के स्तर और संपूर्ण आय को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिस नीति के अंतर्गत सरकार अपने आय तथा व्यय के कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। आय तथा व्यय के कार्यक्रमों में ये निर्धारित किया जाता है कि सरकार किन किन स्रोतों से आय प्राप्त करेगी और उन्हें किन मदों के ऊपर व्यय करेगी। प्राप्त आय और व्यय के बीच में अगर आय ज़्यादा होती है और व्यय कम होता है तो ये बचत की स्थिति कहलाती है। आय कम और व्यय ज़्यादा होता है तो वो घाटे की स्थिति कहलाती है। और अपने इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा ऋण लिए जाते हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक ऋणों के नाम से भी जानते हैं। राजकोषीय नीति आर्थिक आंकड़ों और प्रभावों और मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करती है। जब सरकार अपने खर्च की तुलना में अधिक आय प्राप्त करती है तो इसे बचत के रूप में जाना जाता है। जब सरकार अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करती है तो इसे घाटे की स्थिति कहा जाता है। इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार घरेलू या विदेशी स्रोतों से उधार लेती है, बॉन्ड जारी करती है और नई मुद्रा को भी ज़रूरत पड़ने पर प्रिंट किया जा सकता है। इसको अगर एक व्यापक परिदृश्य में देखा जाए तो मुद्रा का अत्यधिक मुद्रण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मदद करता है। यदि सरकार विदेशों से अधिक मात्रा में ऋण लेती है तो यह देश को एक ऋण संकट की ओर ले जाता है। ज़्यादा मात्रा में विदेशों से उधार लेने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और देश का मुद्रा संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि राजकोषीय नीति एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसे बहुत सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं, इस परिचय के बाद हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। भारत की राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को जानने से पहले राजकोषीय नीति के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखे, मूल्य स्तर को स्थिर रखे, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को स्थिर रखे, मुद्रा संतुलन को संतुलित बनाए रखे और अविकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। तो ये कुछ उद्देश्य जो होते हैं वो राजकोषीय नीति के निर्धारित किए जाते हैं। भारत की राजकोषीय नीति के हमेशा दो उद्देश्य रहे हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार करना और लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, मतलब असमानताओं को कम करना। राजकोषीय नीति को इन निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित किया जाता है। ये हम कुछ और उद्देश्य वर्णित कर रहे हैं। ऊपर तो हमने एक सामान्य उद्देश्य देखे जो एक किसी भी अर्थव्यवस्था में एक राजकोषीय नीति के हो सकते हैं। भारत में जिन उद्देश्यों को लेकर राजकोषीय नीति निर्मित की जाती है उन प्रमुख उद्देश्यों को हम देखेंगे। पहला है इसमें संसाधनों के सही उपयोग द्वारा विकास करना।
राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। आर्थिक वृद्धि के इस उद्देश्य को वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें संसाधन जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करती हैं। वित्तीय संसाधनों को इस प्रकार से जुटाया जाता है। सरकार कर लगाती है तो कराधान की व्यवस्था। प्रभावी राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रत्यक्ष करों के साथ अप्रत्यक्ष करों के द्वारा भी संसाधनों को जुटाना है। भारत में संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण स्रोत कराधान माना गया है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर लगाकर सरकार अपनी आय को एकत्र करती है। दूसरा संसाधन जुटाने का स्रोत होता है सार्वजनिक बचत। सरकारी खर्च में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में होने वाली बचत को बढ़ाकर इस संसाधन के द्वारा आय के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है या वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इसके बाद है निजी बचत। सरकार निजी क्षेत्रों को बॉन्ड जारी करके, ट्रेजरी बिल जारी करके, व्यक्तिगत ऋण आदि के माध्यम से जो लोगों के पास बचत रखी हुई होती है उसे बाजार में लाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो ये 3 तरीके हैं जिन तरीक़ों से सरकार के द्वारा संसाधन जुटाए जाते हैं। अगला उद्देश्य है आय और धन की असमानताओं में कटौती। राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय असमानताओं को कम करना या सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर की दर गरीब लोगों की तुलना में अमीर लोगों के लिए अधिक होती है। लग्जरी वस्तुएं जिनका उपभोग ज़्यादातर उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के द्वारा किया जाता है, उन पर अप्रत्यक्ष करों में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। समाज में गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण अनुपात के रूप में सरकारी निवेश किया जाता है। अगला बिंदु है मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और कीमतों को स्थिर रखना। इसलिए सरकार का हमेशा यह लक्ष्य रहता है कि राजकोषीय घाटे को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए और नई बचत योजनाओं की शुरुआत कर वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए। अगला उद्देश्य है रोजगार का सृजन करना। प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से सरकार देश में रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। छोटी औद्योगिक इकाइयों पर कम कर और शुल्क लगाने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसी तरह सरकारी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजना द्वारा तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। अगला बिंदु है संतुलित क्षेत्रीय विकास। सरकार द्वारा देश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए भी कई प्रकार की योजनाओं को चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत है नदियों पर बांध का निर्माण करना, बिजली व्यवस्था में सुधार करना, स्कूल खोलना, सड़कों का निर्माण, औद्योगिक परियोजनाएं आदि का निर्माण करना। इन सभी को सार्वजनिक व्यय की मदद से किया जाता है। अगला बिंदु है इसमें भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। कभी कभी सरकार देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है। उसी तरह आयात को रोकने के उपायों को भी अपनाया जाता है।
इस प्रकार इन संयुक्त उपायों के माध्यम से देश के भुगतान संतुलन में सुधार किया जाता है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी। यह राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में इच्छित परिणामों को हम प्राप्त कर सकें। जब सरकार देश की आय में वृद्धि करना चाहती है तो सरकार देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि कर देती है। इस तरह कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे कर दरों में कमी, जिससे अधिक से अधिक लोग वास्तविक कर जमा करने के लिए प्रेरित हो सकें और इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। अगला बिंदु है उद्देश्यों के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास करना। जब सरकार लोगों के कल्याण के लिए रेल, स्कूल, बांध, बिजली, सड़क आदि परियोजनाओं पर पैसा खर्च करती है तो इससे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होता है और एक अच्छा बुनियादी ढांचा देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने में मदद करता है। ये सारी प्रक्रिया राजकोषीय नीति के सार्वजनिक व्यय अंग के अंतर्गत संचालित की जाती है। अगला बिंदु है विदेशी मुद्रा से आय। जब देश की केंद्र सरकार घरेलू बाजार में विभिन्न चीज़ों के उत्पादन के अलावा कस्टम ड्यूटी में छूट, उत्पादन शुल्क में रियायत देती है तो इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, जिससे देश में घरेलू निवेश बढ़ता है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जो राजकोषीय नीति के हमारे देश ने निर्धारित किए हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजकोषीय नीति के 4 अंग सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा बजट, इन चारों अंगों का संतुलित तरीके से उपयोग करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश की राजकोषीय नीति उस देश के विकास की दिशा को तय करती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।